हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। एससी एसटी एक्ट को मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो आज मैं एमसीक्यू लेके आया हूँ। ठीक है, एससी एसटी एक्ट का 100 क्वेश्चन होंगे, तो ये एमसीक्यू आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अधिनियम कब से प्रभाव यानी इन्फोर्स हुआ। कब से हुआ? 30 फरवरी 1990, 1 जनवरी 1990, 15 सितंबर 1989, 15 अगस्त 1989। तो कब हुआ? 30 जनवरी 1990 से इन्फोर्स हुआ। ठीक है, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। एससी एसटी एक्ट, क्या मैं किसका क्वेश्चन करा रहा हूँ? एससी एसटी एक्ट का। ठीक है, एससी एसटी एक्ट का करा रहा हूँ, 89 का जो एक्ट है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस अधिनियम का विस्तार कहां तक है। विस्तार मतलब इसका विस्तार कहां? संपूर्ण भारत में है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों में है, राज्य सरकार राज्यपत्र में क्षेत्र का उल्लेख कर अधिसूचना जारी करती है। तो संपूर्ण भारत में है, गलती मत करके आना कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में मार के, ये मत मार के आना ना, ये मार के आना कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, क्योंकि 2019 के बाद क्या हो गया, सारे एक्ट जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगे। तो इसे क्या मार के आओगे? संपूर्ण भारत में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन? क्या कहता है आप लोगों का? थर्ड क्वेश्चन कहता है इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य, क्यों इसे बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है। एससी एसटी जो थे के सदस्यों पे क्या? अत्याचार का निवारण करना, उन पे जो अत्याचार हो रहे थे उनको रोकना। दूसरा क्या है? संबंधित अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय का गठन करना। मतलब संबंधित अपराधों का मतलब क्या है? जो एससी एसटी एक्ट के व्यक्तियों के प्रति जो अपराध होते थे, उनसे एससी एसटी एक्ट व्यक्तियों के प्रति जो अपराध होते थे उनके लिए क्या? एक अलग न्यायालय का क्या करना? गठन करना है। थोड़ा जुकाम हो गया तो मेरी आवाज थोड़ी भारी होगी, तो आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे सदस्यों के पुनर्वास और उनसे संबंधित विषयों को उपबंधित करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या होगा? देखो, अत्याचार को निवारण करने के लिए भी इस एक्ट में प्रावधान किया गया है, न्यायालय, विशेष न्यायालय के गठन का भी प्रावधान इसमें किया गया। तो पहला दूसरा दोनों। और ऐसे सदस्यों को पुनर्वास मतलब उनको, जैसे जिनके प्रति अत्याचार हुआ उनको पुनर्वासित करने के लिए भी इसमें इसका प्रावधान किया गया। यानी कि आपका चौथा ऑप्शन, यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस संहिता से तात्पर्य है। इस संहिता मतलब, इस संहिता से तात्पर्य है किससे? जो इस संहिता में है उसका। और किस संहिता से तात्पर्य? दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, उपयुक्त एक व दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन? दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी से तात्पर्य। ये याद कर लेना, इसको गलत मत करके आना। अभी एक जगह पूछेगा तो वहां पे तीनों एक्ट मारना पड़ेगा, लेकिन अगर संहिता कोड पूछेगा, अगर ये देखो, ये पकड़ लेना, अगर कोड पूछेगा, अभी मैं आगे क्वेश्चन आएगा वहां बताऊंगा, कोड पूछेगा तो कोड मतलब क्या? संहिताकरण किसका? सीआरपीसी का संहिताकरण। तो सीआरपीसी मारना। ठीक है, कोड पूछेगा तो सीआरपीसी मारना, गलत करके मत आना। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्याचार की परिभाषा, अत्याचार की परिभाषा कहां है? एससी एसटी, तो ये 4 है ना, आखिरी में 4 दिया है, तो एक कम कर देना, किस में हो जाएगा? 3 में हो जाएगा। तो अत्याचार की परिभाषा कहां दिया गया है? सेक्शन 3 में दिया गया। ये देखो याद हो जाएगा, अत्याचार आखिरी में 4 है तो 3 में हो जाएगा अत्याचार की परिभाषा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? थोड़ा ये सही से पीडीएफ नहीं हो पाया तो ध्यान दे देना, अगर जिसके पास किताब होगी वो देख लेगा। ठीक है, क्या कहता है इसमें? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पीड़ित के आश्रित माने गए हैं। पीड़ित के आश्रित कौन माने गए? पीड़ित के आश्रित कौन कौन है? जैसे कोई पीड़ित है जिसके प्रति एससी एसटी का अपराध किया गया है, तो उस पे आश्रित कौन कौन लोग माने जाएंगे? अब कौन? भाई होगा उसका, जो क्या करता होगा? जो ऐसे पीड़ित पर अपनी सहायता और भरण पोषण के लिए क्या होना चाहिए? पूर्णतया आश्रित होना चाहिए। बहन हो, वो भी क्या? पीड़ित उसकी सहायता करता हो, उसका भरण पोषण, जो बहन है वो भी पूरी तरीके से किस पे? पीड़िता पे आधारित होनी चाहिए। उसके बच्चे पीड़िता के जो उसके ऊपर पूर्णतया आश्रित हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक बहिष्कार किसे? आर्थिक बहिष्कार
के अंतर्गत क्या आता है? आर्थिक बहिष्कार के अंतर्गत क्या आता है? अन्य व्यक्तियों के से भाड़े पर कार्य से संबंधित समव्यवहार करने का कारोबार करने से इनकार करना। मतलब जो SC ST व्यक्ति है वो अन्य व्यक्ति क्या करेगा, ना उसको किराए पे देगा, ना उसके साथ कोई कार्य करेगा, उससे वो कर देना, तो ये भी आर्थिक बहिष्कार में आता है। और फिर नेक्स्ट क्या है? अवसरों का प्रत्याख्यान करना जिसमें सेवाओं तक पहुंचना शामिल है। उनको मना कर देना है कि तुमको ये अवसर नहीं दिया जाएगा, उसको क्या कर देना, मना, तुम्हारे लिए ये अवसर नहीं है, ठीक है। कोई उनको सर्विस नहीं प्रोवाइड करना, ये भी उनको SC ST वर्ग के व्यक्तियों को मना कर देना, तो ये भी क्या आर्थिक बहिष्कार के अंतर्गत आता है। ऐसे निर्बंधों पर कोई बात करने से इनकार करना जिन पर कोई बात कारोबार के समान अनुक्रम में सामान्यता की जाएगी। तो इसमें कौन सा? ए भी हो जाएगा। तो इसमें कौन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? कहता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के अंतर्गत शब्द अत्याचार का क्या अर्थ है? अब अत्याचार किसमें? सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 में इसका अर्थ बताया गया। वो अर्थ क्या है ये समझो। गैर हिंदू को हिंदू मंदिर में प्रवेश से निवारित करना, मतलब गैर हिंदू को हिंदू मंदिर से निवारित करना, तो ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें, क्योंकि इसमें गैर हिंदू कर दिया गया है। तो उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई भी अपराध। अब 3 में अत्याचार है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसी से पकड़ लेना। हिंदू को हिंदू मंदिर में प्रवेश करने से ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अस्पृश्यता की प्रथा, ये भी इसके अंतर्गत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? अत्याचार का जो धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध बताया गया है, वो अत्याचार के धारा 3 के अंतर्गत जितने अपराध बताए गए वो क्या माने जाएंगे? वो अत्याचार के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अत्याचार का अपराध है? अब देखो, अब वो कार्य पूछ लिया, अभी उसकी डिफिनीशन पूछा था, अब कौन कौन से कार्य, कौन कौन से एक्ट को अत्याचार माना गया ये पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है कि SC जाति का जो है वो अतिवृद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का अनादर करना, अनुसूचित जाति के महिला के साथ लैंगिक प्रकृति के कार्यों या शब्दों के अंग विक्षेप का उपयोग करना। फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। फिर क्या करना है? अनुसूचित जाति, और इसको और बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है? अनुसूचित जाति और अतिवृद्धा से ज्ञात किसी मूर्ति को नष्ट करना या हानि पहुंचाना, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें कौन से आ जाएंगे? सभी आ जाएंगे। मतलब क्या, जो अनुसूचित जाति और अतिवृद्धा में माने जाने वाले व्यक्ति हैं, दिवंगत व्यक्ति, उनका क्या करना? अनादर करना, ये भी आपको अत्याचार के अंतर्गत आ जाएगा। किसी अनुसूचित जाति की महिला के साथ क्या करना? लैंगिक उत्पीड़न करना, ये भी आपका केस में आ जाएगा, अत्याचार के अंतर्गत आ जाएगा। किसी SC ST समुदाय के क्या अतिवृद्धा से ज्ञात कोई मूर्ति को, जो उसके पास कोई मूर्ति है तो उसको नष्ट कर देना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? तो ये वाला थर्ड ऑप्शन वाला ध्यान पूछ लेना, हानि पहुंचाना भी क्या अत्याचार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है? SC ST जाति अधिनियम के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है किंतु उन्हें परिभाषित नहीं किया गया, तो उसका अर्थ कानून की किस संहिता से लगा? देखो, अब यही क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा था। अगर वो कोड पूछेगा, कोड का मतलब क्या होगा? तो CRPC मार के आना, ठीक है। अंतर दोनों में ये पकड़ना क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछेगा कि किस संहिता से अर्थ, अगर जिसकी परिभाषा, जैसे कोई शब्द SC ST एक्ट में डिफाइन है और वो परिभाषित नहीं है, तो किस किस एक्ट से हम उसकी परिभाषा को समझ सकते हैं? तो किससे? एविडेंस एक्ट से समझ सकते हैं, भारतीय दंड संहिता IPC से समझ सकते हैं, और CRPC से समझ सकते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, यानी कि इन तीनों का। कोड पूछे, CRPC, यही अंतर है, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 11, अत्याचार के अपराध के लिए दंड देने का प्रावधान किस धारा में है? अत्याचार के अपराध के लिए दंड। अब अत्याचार की परिभाषा पूछे तो 3 मारना, और दंड पूछे, पनिशमेंट, देखो क्वेश्चन को ऐसे समझो, दंड देने, अत्याचार को कोई किया तो उसके लिए दंड देने का प्रावधान भी कहां है? धारा 3 में ही है, ठीक है, धारा 3 में ही है।
ये समझ लेना, ये नहीं कि कोई दूसरा मार लेना। क्या मारोगे? धारा 3 मारोगे। किसमें है? सेक्शन 3 में ही पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है? इस अधिनियम में अनुसूचित जाति और जनजाति से तात्पर्य है, मतलब SC ST से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? क्या है? वही है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और 25 में दिया गया, वही है जो इस अधिनियम की अनुसूची में बताया गया, वही है जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया, उपयुक्त में से सभी। तो कौन, इसका अर्थ क्या लगाओगे? SC ST किसे माना गया है, ये पूछ रहा है। जो हमारे संविधान के आर्टिकल 366 के 366 के क्लास 24 और 25 में बताया गया है, उसी को हम क्या मानेंगे? SC और ST मानेंगे। अब नेक्स्ट आ जाओ। अत्याचार में सम्मिलित है। अत्याचार में क्या सम्मिलित है? अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा बेगार कराना, अनुसूचित जाति के सदस्यों से मतदान को रोकना, अनुसूचित जाति SC ST के सदस्य को नंगा करके क्या बोलते हैं, शरीर को पोत कर घुमाना, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर आता है SC ST एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत अत्याचार को सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है? महिला के साथ उसकी सहमति से लैंगिक शोषण करना, गांव पंचायत द्वारा अपराध के दंड स्वरूप चेहरे पे कालिक पोत कर घुमाना। फिर आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अपने घर के नौकर को जाति सूचक शब्द का प्रयोग, तो ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये सब आप लोग समझ जाओगे। फिर आ जाओ, क्या कहता है कि अत्याचार की श्रेणी में आता है SC ST जनजाति किसी महिला का अनादर करने के आशय से हमला करना, SC अनुसूचित जाति की महिला को इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होने पर उसकी स्थिति का प्रयोग करके उसका लैंगिक शोषण करने के लिए करना, अनुसूचित जाति के सदस्यों को तंग करने के लिए दंडिक कार्रवाई संस्थित करना, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें उपयुक्त में से सभी आ जाएगा। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है कि SC ST एक्ट की धारा 3(1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए कितना दंड विहित है? SC ST एक्ट के जो सेक्शन 3 के क्लास 1 में जो पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है, तो उसमें दंड कितना है? कम से कम 6 माह का कारावास और जुर्माना, कम से कम 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना, उपयुक्त फर्स्ट और सेकंड दोनों 25,000 रुपए तक का जुर्माना। तो ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 3 में पनिशमेंट कितना है? कम से कम 6 माह का कारावास और जुर्माना, कम से कम 6 माह का कारावास और जुर्माना। अत्याचार का अपराध करोगे तो कम से कम 6 माह का कारावास होगा और जुर्माना होगा, ये याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? सॉरी। इस अधिनियम के तहत अत्याचार का अपराध किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति द्वारा जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति का सदस्य द्वारा भी किया जा सकता है, किसी भी जाति के सदस्य द्वारा किया जा सकता है, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किया जाता है। तो इसमें इस अधिनियम के तहत अपराध कौन व्यक्ति करेगा? ऐसा व्यक्ति करेगा जो SC ST समुदाय का ना हो, वही व्यक्ति इस एक्ट के तहत दंडित किया जाएगा। ये दिमाग में बैठा लेना। कौन सा व्यक्ति दंडित किया जाएगा इस एक्ट के तहत? जो SC ST समुदाय का ना हो। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? यदि लोक सेवक को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो SC ST एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों का जानबूझकर उपेक्षा करता है। अब कोई लोक सेवक है, वो SC ST वर्ग का नहीं है और क्या करता है? अपना जो उसका कर्तव्य, उस कर्तव्य का पालन नहीं करता, तो किस धारा के तहत लोक सेवक दंडित किया जाएगा? तो किस धारा के तहत दंडित किया जाएगा? धारा 4 के तहत। अत्याचार में 3 के तहत दंडित है, 4 में लोक सेवक को दंडित करोगे। लोक सेवक कैसा है? जो SC ST वर्ग का नहीं है और जिस काम के लिए उसे नियुक्त किया गया वो उस काम में वो क्या करता है? उपेक्षा बरतता है, लापरवाही बरतता है। तो कौन सी धारा के तहत? सेक्शन 4 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। क्या है? SC ST अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 मतलब क्या है? प्रावधान निम्न में से किन परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं?
जब अपराधी अनुसूचित जाति का सदस्य हो और परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो। जब अपराधी एससी का सदस्य हो और परिवादी एससी का सदस्य हो। जब परिवादी अनुसूचित जाति का सदस्य हो और अपराधी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं हो। अब देखो यहाँ पकड़ो, कंप्लेन कौन कर रहा है? एससी एसटी वर्ग का। और किसके खिलाफ कंप्लेन कर रहा है? जो एससी एसटी वर्ग का नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, क्या अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को उसकी जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए संबोधित करना कि अधिनियम की धारा 3(1)R के अंतर्गत अपराध गठित किया है? क्या मतलब? जाति सूचक शब्द से उसको संबोधित करता। हाँ, यदि शब्दों को एक लोक स्थान में उच्चारित किया जाता है, ठीक। हाँ, यदि शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान पर उच्चारित किया जाता है, ठीक। हाँ, यदि शब्दों को किसी लोक स्थान में उसकी अपमानित करने के आशय से उच्चारित किया जाता। हाँ, यदि शब्दों को जनता के दृष्टिगोचर किसी स्थान और उसके अपमानित करने के आशय से उच्चारित। तो इसमें सभी आ गए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि अधिनियम के अंतर्गत दंडिक प्रावधान जो मृत्युदंड भी विहित करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लेना। कौन सा है? अधिनियम के अंतर्गत दंडिक प्रावधान जो मृत्युदंड विहित करते हैं। सेक्शन 3 क्लास 2B तो फिफ्थ क्लास 2 का फिफ्थ क्लास, सेक्शन 3 का सब क्लास 2 उसका सब क्लास कौन? 4। सेक्शन 3 का क्लास 1 उसका सब क्लास कौन सा? 12। सेक्शन 3 उसका क्लास 2 उसका सब क्लास 1। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सेक्शन 3 क्लास 2 उसका सब क्लास 1। ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना, बहुत पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला का अनादर करके उसकी लज्जा भंग करने के आशय से हमला या बल का प्रयोग करता है तो वह किस दंड से दंडित होगा? कम से कम 6 माह के कारावास, अधिकतम 5 वर्ष का जुर्माना और कारावास। कम से कम क्या कहता है? अनुसूचित महिला के क्या कहता है? लज्जा भंग करता है। कम से कम 6 माह, 2 वर्ष कारावास, 500 रुपए जुर्माना। और देख लेते हैं। कम से कम 3 वर्ष तक, 3 वर्ष और कहाँ तक होना चाहिए? कम से कम 3 वर्ष और से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा कम से कम, मतलब 6 माह का तो कम से कम उसको सजा होगा ही। और अधिकतम कितना? 5 वर्ष। 6 माह हो जाएगा और अधिक अगर लज्जा बंद करेगा और अधिकतम कितना होगा? अधिकतम कितना हो जाएगा? 5 साल तक की सजा होगा। ये याद कर लेना। कम से कम 6 माह, अधिकतम 5 साल की सजा होगा। और क्या? फाइन लगेगा, जुर्माना भी लगेगा। ठीक है, ये किसी महिला की लज्जा भंग करेगा, अगर एससी एसटी समुदाय की महिला है तो कम से कम आपको 6 महीने की पनिशमेंट होगी और अधिकतम कितना हो सकता है? 5 साल हो सकता है। और क्या हो सकता है? फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई लोक सेवक जो एससी एसटी का सदस्य नहीं है, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित है, मतलब उसको पालन करना चाहिए, वह अपने कर्तव्यों का पालन जानबूझकर नहीं करता है। 4 में जो सेक्शन 4 बताया था मैंने, वो पकड़ो। तो उसमें क्या? कम से कम 6 माह का और अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना। ठीक है, कम से कम 6 माह, अधिकतम 1 वर्ष का कारावास से जुर्माना, कारावास। ठीक है, फिर क्या है? कम से कम 6 माह, अधिकतम कितना कारावास? कम से कम 6 माह और अधिकतम कितने वर्ष तक का? इसमें मिसप्रिंट हो गया। अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास, इसमें अधिकतम 1 वर्ष का कारावास और 100 रुपए जुर्माना। फिर नेक्स्ट क्या है?
कम से कम 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक के कारावास से और कम से कम 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना। तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। अगर लोक सेवक है और वो किसी ऐसी जो उसका कर्तव्य है अगर वो नहीं करता तो कितना पनिशमेंट मिलेगा, कम से कम 6 माह, कम से कम 6 माह और अधिकतम कितना, 1 साल की सजा। अधिकतम कितना हो जाएगा, 1 साल की सजा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 1 साल के कारावास से दंडित किया जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है कि का को अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य हैं, खा को अनुसूचित जाति के सदस्य के विरुद्ध हत्या के अपराध के लिए झूठी गवाही देता, जिसके फलस्वरूप खा को दोषी पाकर उसे उसके विरुद्ध मृत्युदंड का क्रियान्वयन होता है, का दंड का भागी होगा। किस दंड का भागी, अगर मृत्युदंड दिया तो मृत्युदंड का भागी होगा। ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो SC ST जाति का सदस्य नहीं है और क्या SC ST नहीं है और SC ST सदस्य को उसके मकान या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने हेतु विवश करता है। तो SC ST जो ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति है जो SC ST समुदाय का नहीं है और वो किसे मकान खाली करने के लिए कहता है, जो SC ST वर्ग के व्यक्ति का है, तो उसको, तो उस जो नॉन SC ST वर्ग का व्यक्ति है तो उसको कितना दंडित किया जाएगा। क्या कहता है, 6 माह, 6 माह, कम से कम 6 माह और अधिकतम 5 वर्ष वाला होना चाहिए। ये होगा 6 माह या 5 वर्ष का। फिर उसके बाद 6 माह से कम नहीं किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगा। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, 1 वर्ष से कम ना हो परंतु 2 वर्ष तक हो सकेगा, 1 वर्ष से कम ना हो परंतु जो 5 वर्ष तक हो सकेगा। तो इसमें भी क्या है, 6 माह से कम नहीं। देखो एक चीज पकड़ लो, 6 माह से कम नहीं होगा, 6 माह से कम नहीं होगा। अगर क्या करता है, किसी व्यक्ति को आप मकान खाली कराते हैं SC ST और 5 साल से 5 वर्ष तक अधिकतम हो सकता है। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक क्या बोलता है, एक क्या बोलते हैं, अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। बी, अनुसूचित जाति की महिला का क्या करता है, सील भंग करने के आशय से उस पर हमला करता है। और क्या करता है, ए को अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिनियम 1889 की किस धारा, अब क्या करता है, उसको सील भंग करने के उस पर हमला करता है महिला पे, तो किस धारा के तहत दंडनीय होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें ना 3 में अत्याचार, 4 में लोक सेवक वाला है और 5 में क्या है वो देख लेते हैं हम। चलो हमको भी याद नहीं है, देख लेता हूं मैं 5 में क्या है। 2 मिनट वेट करना। 5 में क्या है, पश्चातवर्ती अपराध, वो पूर्व दोष सिद्धि वाला है। ठीक है, 5 में कौन सा है, पूर्व दोष सिद्धि। अगर पहले कोई दोष सिद्ध किया गया तो उसको बढ़ा के दंड दिया जाएगा। ये 5 में, तो ये इसमें से कोई धारा नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाओ। फिर क्या कहता है, कहता है कि SC ST नियमावली 12 के 4 के अंतर्गत किस लैंगिक शोषण के अत्याचार से पीड़ित महिला के लिए क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित है। 50,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए और 75,000 रुपए। तो कितना निर्धारित किया गया है, तो इसमें कौन सा, 75,000 रुपए मार के चले आना, बस इसको रट लेना और कुछ मत करना। नेक्स्ट आ जाओ। का अपने नौकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदेशित किया। कोई सबूत इस बात का नहीं है कि का ने नौकर को इरादतन अपमानित किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्या इस मामले में लागू होता है? हाँ, इस मामले में लागू। का अपने नौकर को जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते कोई सबूत, क्या कहता है, का अपने नौकर को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदेशित करता है। कोई सबूत इस बात का नहीं है कि का के नौकर को इरादतन अपमानित किया है। SC ST एक्ट में क्या यह मामला लागू होता? नहीं लागू होता। ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब इसकी व्याख्या भी पढ़ लें, इसमें माना तो है, व्याख्या क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। जनता को दृष्टिगोचर किसी स्थान पर, देखो जाति सूचक जाति के किसी सदस्य का अपमान करने के आशय से उसको अपमानित करना, तब आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये पढ़ लेना आप लोग,
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कहता है? कहता है यदि कोई लोक सेवक जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है धारा 3 के अधीन अपराध करता है तो वह दंडित किया जाएगा, न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास, उसके द्वारा अपराध के लिए विहित दंड। कोई लोक सेवक वाला पूछ रहा है। अब देखो और क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी दोनों न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास। ए और बी दोनों हो जाएगा। अब ए और बी क्या कह रहा है भाई? ए और बी देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है ए पहला क्या कहा था? 1 वर्ष का कारावास हो सकता है, 1 वर्ष का भी हो सकता है, और उसके द्वारा कारित अपराध से, अगर उसने जो अपराध कारित किया है तो उस अपराध के लिए जो दंड है उससे भी वो दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब क्या कहता है? जो कोई लोक सेवक होते हुए किंतु SC ST का सदस्य ना होते हुए जानबूझकर अपने कर्तव्य जिसका SC ST अधिनियम की धारा 4 के अधीन उसका पालन किया जाना अपेक्षित है, कि अपेक्षा करता है। उपेक्षा करता मतलब वो काम ही नहीं करता। कम से कम कितने वर्ष? अब ये कम से कम पूछ लिया तो कम से कम 6 महीने, 1 वर्ष, 2 महीने, तो कम से कम 6 महीने मार के आना। ठीक है, कम से कम पूछा है, अधिकतम तो 1 साल हो जाएगा, पढ़ा गया था, और कम से कम पूछेगा तो 6 माह मार देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान इस अधिनियम पे लागू होंगे, लागू नहीं होंगे, लागू होंगे पर उसी तरह जैसे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजन के लिए लागू हैं, लागू होंगे पर उनका स्वरूप बदल जाता है, लागू होंगे पर उनका स्वरूप बदल जाता है। तो ये क्या है? इसका तीसरा हो जाएगा, लागू होंगे और उसी तरह जैसे भारतीय दंड संहिता के प्रयोजन लागू होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 7 के अधीन उस व्यक्ति की संपत्ति को सरकार क्या करती है? जब्त करने का आदेश कौन दे सकता है? धारा 7 के तहत अगर मान लो किसी को दोष सिद्ध पाया गया तो उसकी संपत्ति को जब्त करने का, संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त करने का आदेश कौन दे सकता है? विशेष न्यायालय दे सकता है, केंद्र सरकार दे सकती है, राज्य सरकार दे सकती है, उच्च न्यायालय। तो कौन दे सकता है? स्पेशल कोर्ट दे सकती है। ठीक है, कि उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। अब नेक्स्ट आ जाओ। धारा 7 के तहत अपराधी कौन सी संपत्ति को लिखित आदेश द्वारा जब्त कर सकता है? कौन सी संपत्ति को? चल को, अचल को, 1 व 2 दोनों को। तो 1 व 2 चल अचल कोई भी संपत्ति हो तो विशेष न्यायालय उसे क्या कर सकता है? जब्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? SC ST का जो एक्ट है उसके दंड निर्धारित करने वाला न्यायालय किसी भी व्यक्ति को कारावास की सजा अधिनिर्णित करने के साथ साथ उसकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है? नहीं, हाँ, परंतु केवल तभी तक जबकि अधिनिर्णित कारावास की सजा 6 माह से कम की हो। अब नेक्स्ट पेज पे चलो। हाँ, परंतु केवल तभी जब अनिर्णित, इसमें क्या हो जाएगा? हाँ, वो कर सकता है, कोई भी आदेश देगा और उसके साथ जब्त दंड देता है तो जब्ती का आदेश भी, संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया, खांसी आ जाती है बीच में, तो उसको माइंड मत करना आप लोग। ठीक है, धारा 7 के तहत विचारण के दौरान अपराधी की संपत्ति कुर्क की जा सकती है, कुर्क नहीं की जा सकती, केवल स्थावर संपत्ति कुर्क की जा सकती, केवल जम तो क्या संपत्ति कोई भी हो उसकी कुर्की की जा सकती, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत अपराधों की उपधारणा, अब प्रिजम्पशन पूछ लिया। उपधारणा तो कहां? 8 में दिया गया उपधारणा। उपधारणा का प्रावधान किस धारा में? ये रट लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिजम्पशन पूछेगा। प्रिजम्पशन कहां दिया हुआ? तो सेक्शन 8 में। प्रिजम्पशन कहां है? SC ST एक्ट में प्रिजम्पशन उपधारणा का प्रावधान कहां दिया गया है? मैं प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ जो एविडेंस में पढ़े हो तो यहां केवल शैल प्रिज्यूम होगा उपधारणा में, वो कहां दिया गया है? सेक्शन 8 में दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ।
इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के अभियोजन में यदि यह साबित हो जाता है कि अभियुक्त ने अपराध करने के लिए व्यक्ति की कोई वित्तीय सहायता की है तो न्यायालय उस अपराध के दुष्प्रेरण के संबंध अब दुष्प्रेरण के संबंध में क्या करेगा, उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा। प्रतिकूल उल्टा साबित ना होने पर उपधारणा करेगा, उल्टा साबित होने तक उपधारणा कर सकेगा, तो इसमें क्या उपधारणा करेगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि अभियुक्त को पीड़ित द्वारा उसके कुटुंब के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखता था। न्यायालय उपधारणा करेगा कि जब तक अन्यथा साबित ना हो अभियुक्त को पीड़ित की जाति का ज्ञान था, जनजातीय पहचान था, ठीक है, दोनों। मतलब अगर आप किसी के प्रति अपराध करते हो तो आप इसका बचाव नहीं ले सकते हो कि मुझे पता नहीं था कि ये SC/ST समुदाय का है कि नहीं है। ये न्यायालय प्रिजम्पशन कर लेगा कि वो ऐसे आप जानते थे कि वो SC/ST समुदाय का है। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 8 पे आ जाओ। 8 के तहत अपराध में अभियोजन में साबित होने पर न्यायालय निम्नलिखित में से किसके बारे में प्रतिकूल साबित न होने तक उपधारणा करेगा। अपराध के दुष्प्रेरण के लिए, अपराध सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। सॉरी माइंड मत करना, खांसी आ जाती है बीच बीच में, जुकाम है। अपराध सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया है, उपरोक्त में से सभी के लिए, तो उपरोक्त में से सभी के लिए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के निवारण के लिए राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत विशेष अधिकारी। अब देखो, अपराध को निपटाने, अपराध का निवारण करने के लिए, कोई अपराध हुआ उसको समाप्त करने के लिए किसी अधिकार, राज्य सरकार किसी अधिकारी की नियुक्त करती है, तो किस धारा के तहत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। धारा 10 के तहत, धारा 9 के तहत, धारा 11 के तहत, धारा 12 के तहत। तो किस धारा के तहत, सेक्शन 9 के तहत। नेक्स्ट आ जाओ। जहां यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति SC/ST में अपराध करेगा तो उस क्षेत्र से बाहर करने का आदेश धारा 10 के तहत कौन देगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो अनुसूचित क्षेत्र में, जो ट्राइबल्स एरिया है, जो SC/ST का एरिया है, और वहां अपराध करेगा तो उसको उस क्षेत्र से बाहर कर दिया जाएगा धारा 10 के तहत। तो ये आदेश कौन देगा, विशेष न्यायालय देगा। ये आदेश कौन देगा, विशेष न्यायालय देगा। धारा 10 के तहत उसको बाहर कर दिया जाएगा उस एरिया से। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा 10 के तहत दिए गए आदेश को विशेष न्यायालय उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया है के अभ्यावेदन से प्रति संग्रहित कर सकेगा, या अभ्यावेदन आदेश दिए जाने के कितने समय के भीतर दिया जाना चाहिए। तो धारा 10 के तहत आदेश कितने, विशेष न्यायालय 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन और 90 दिन। तो 30 दिन, एक महीने, 30 डेज, ये याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना, 30 दिन जो धारा 10 के तहत विशेष न्यायालय आदेश देगा तो कितने, 30 दिन के अंतर्गत वो आदेश देगा। कितने समय के अंतर्गत आदेश दिया जाएगा, 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ। जिस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 10 का आदेश दिया गया है वह उस क्षेत्र में नहीं जाता है तो विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा पुलिस अभिरक्षा को हटवा लेगा। विशेष न्यायालय लिखित आदेश द्वारा उससे बंधपत्र निष्पादित करा सकेगा। विशेष न्यायालय अपनी अनुज्ञा को प्रतिसंग्रहित कर सकेगा। उपरोक्त में सभी कर सकता, तो उपरोक्त में सभी कार्य कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 10 के तहत दिए गए आदेश वाले व्यक्ति यदि पुलिस अधिकारी को अपने माप या फोटो नहीं लेने देता तो वह अपराध करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 186, IPC की धारा 323। नेक्स्ट आ जाओ। अरे सॉरी, भारतीय दंड संहिता की धारा 34, SC/ST एक्ट की धारा 3। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो धारा 12 में बताया। पहला ऑप्शन आपका क्या था, IPC की धारा कौन सी, IPC की धारा किसके तहत अपराध करेगा, कौन सा धारा IPC का हो जाएगा, सॉरी पेन नहीं चल रहा, IPC का 186 हो जाएगा।
ये याद कर लेना। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 12 में। इसी का SC/ST एक्ट के सेक्शन 12 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है पुलिस अधिकारी को क्या करता है, अपनी माप और फोटो नहीं लेने देता है, तो वो किस धारा के? IPC की धारा 186 क्या नहीं लेने देता? अपनी पहचान, अपनी फोटो नहीं लेने देता है, माप नहीं लेने देता है, तो किस धारा के तहत? IPC की धारा 186 के तहत दंडित किया जाएगा। और यह चीज किस धारा में बताई गई है? धारा 12 SC/ST एक्ट में बताई गई है। नेक्स्ट आ जाओ। धारा 10 के तहत विशेष न्यायालय आदेश दिया जाता है कि और उस आदेश का उल्लंघन करता है तो धारा 13 के तहत दंडित। धारा 10 का जो आदेश दिया है कोर्ट ने, अगर उस आदेश का अगर उल्लंघन किया जाता है तो किस धारा के? 10 का उल्लंघन करोगे तो सेक्शन 13 में पनिशमेंट होगी। सेक्शन 13 में पनिशमेंट होगी। उसमें तो माप नहीं लेने, माप वाले के लिए पनिशमेंट किसमें? 12 में है। और अगर आप जो धारा 10 में आदेश दिया है, अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो धारा 13 के तहत दंडित किया जाएगा। इसमें क्या क्या है कि 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित, 1 वर्ष, कम से कम 6 माह का कारावास और अधिकतम 1 वर्ष तक का कारावास। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है कम से कम 6 माह तक का और अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माना। कम से कम 6 माह का और अधिकतम 1 वर्ष के कारावास और 100 रुपए का जुर्माना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये याद कर लेना। धारा 10 के आदेश का अगर उल्लंघन करते हो तो धारा 13 के तहत 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना, ये पनिशमेंट, ये सब पनिशमेंट रट लेना SC/ST एक्ट का। इसी से क्वेश्चन भी पूछेगा खूब बढ़िया बढ़िया। फिर नेक्स्ट आ जाओ। विशेष न्यायालय अनुसूचित क्षेत्रों या जनजातीय क्षेत्रों में सम्मिलित किसी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को जिसे अपराध करने की संभावना कितनी अवधि के लिए उक्त क्षेत्र से हटाए जाने के लिए कहेगा? 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नहीं, 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नहीं। तो 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नहीं। क्या विशेष न्यायालय क्या कहता है? किसी व्यक्ति को धारा 10 के तहत जो आदेश देता है, इस व्यक्ति को इस एरिया से बाहर कर दिया जाए तो कितने वर्ष से ज्यादा के लिए हटाने का आदेश नहीं, 3 वर्ष से ज्यादा तक से आदेश नहीं देगा। 3 वर्ष से ज्यादा उसे उस क्षेत्र से उसे नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? विशेष न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा जनजाति क्षेत्र के अपराध किए जाने की संभावना है तो उस क्षेत्र से हट जाने का आदेश दे सकता है। धारा 10 के तहत, धारा 11 के तहत, धारा 12 के तहत, धारा 15 के तहत। तो धारा 10 के आदेश के तहत दे देगा कि उस क्षेत्र से हट जाओ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। विशेष न्यायालय और अनन्य न्यायालय की स्थापना का प्रावधान। विशेष न्यायालय, अनन्य न्यायालय, ये कहां दिया गया है? सेक्शन 14 में। ये रट लेना। स्पेशल कोर्ट और अनन्य कोर्ट, ये कहां दिया गया है? अनन्य कोर्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट करके बताना। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, स्पेशल कोर्ट, एक्सक्लूसिव, अनन्य को क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव कहते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये हो जाएगा स्पेशल कोर्ट। तो SC स्पेशल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मत समझ लेना। और एक्सक्लूसिव ESC, ये दोनों किस में है? 14 में है। किस धारा में? धारा 14 में। ये दिमाग में बैठा लेना। इस अधिनियम के तहत न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में कौन निर्दिष्ट करता? मतलब कौन किसी न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में मान्यता देता है? उच्च न्यायालय देता है, राज्य सरकार देता है। फिर उसके बाद आ जाओ। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार के राजपत्र द्वारा। तो कौन देता है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्पेशल कोर्ट के गठन का आदेश देती है। कौन देता है? ठीक है, स्पेशल कोर्ट के गठन का आदेश कौन देता है? राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से देता है। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
धारा 14 के तहत किसी न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। किसी भी न्यायालय को, सेशन न्यायालय को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायालय के रूप में नियुक्त किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तो सेशन कोर्ट को, कोर्ट ऑफ सेशन याद कर लेना, उसी को स्पेशल कोर्ट घोषित किया जाएगा, SC ST कोर्ट घोषित किया जाएगा। किसे? कोर्ट ऑफ सेशन को। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना धारा 14 के तहत। फिर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि SC ST एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराधों को सीधे संज्ञान लेने और विचारण का अधिकारता निम्न में से किसको है? सीधे ट्रायल करने का और उनको क्या करना है? उनका संज्ञान कॉग्निजेंस लेने का। विशेष न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। तो किसे है? विशेष न्यायालय को। ठीक है, वो सीधे डायरेक्ट ही उसका ट्रायल शुरू कर सकता है, डायरेक्ट ही वो क्या कर सकता है? संज्ञान ले सकता है। विशेष न्यायालय ऐसे के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श। तो इसमें मत मारना, वो केवल न्यायालय के गठन के लिए है। इसमें कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। फिर उसके बाद आ जाओ, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए अधिवक्ता को विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करना है। कितने? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 11 वर्ष। तो कितने? 7 वर्ष तक का अधिवक्ता हो तभी वह स्पेशल अधिवक्ता बनाया जा सकता है। फिर आ जाओ, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत? तो स्पेशल विशेष लोक अभियोजक, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके अंतर्गत नियुक्त होता है? धारा 15 के तहत। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसके अंतर्गत नियुक्त होता है? धारा 15 के तहत। और धारा 14 के तहत क्या अभी हम लोग पढ़े थे? देख लो, धारा 14 के तहत स्पेशल कोर्ट। तो कोर्ट जो बनता है धारा 14 के तहत, और जो स्पेशल वो बनता है वकील, जैसे कोर्ट होगा स्पेशल वो 14 में होगा, कोर्ट में खड़े होने के लिए स्पेशल वकील होगा वो 15 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 15 मार देना। ये आप लोगों को याद हो गया होगा इतना, आई होप। फिर आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें? अब देखो, इसमें नेक्स्ट कहता है कि राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना को अधिरोपित करने की शक्तियां प्राप्त है। किसको? राज्य सरकार को। क्या होता है? कलेक्टिव फाइन देने का। तो किस धारा के तहत? धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। तो किस धारा के तहत? धारा 16 के तहत क्या करता है? राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है धारा 16 के तहत। तो कौन सामूहिक जुर्माना लगाएगा? राज्य सरकार के पास स्टेट गवर्नमेंट है कि वो सामूहिक जुर्माना सभी लोगों के ऊपर लगा सकती है धारा 16 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? न्यायालय को, राज्य सरकार को, कलेक्टर को, तहसीलदार को। तो किसको है? राज्य सरकार को। सामूहिक जुर्माना कौन अधिरोपित करेगा? धारा 16 के तहत राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट आ जाओ, धारा 17 के तहत कौन मजिस्ट्रेट या अधिकारी किसी SC ST को अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है एवं निवारक कार्रवाई कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से को सभी, यानी कि DM, SDM, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सभी क्या कर सकते हैं? किसी भी जो अत्याचार से, जो SC ST का क्षेत्र है वो अत्याचार से अगर ग्रस्त है तो उसको अत्याचार ग्रस्त कौन कौन घोषित कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है। DM कर सकता है, SDM कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विधि और व्यवस्था द्वारा निवारक कार्रवाई करने की शक्ति प्राप्त है। तो धारा 17 के अंतर्गत, धारा 18 के अंतर्गत, धारा 19 के अंतर्गत और धारा 20 के अंतर्गत। तो निवारक कार्रवाई किसके अंतर्गत करेगा? ये याद कर लेना, 17 के अंतर्गत। निवारक कार्रवाई किसके अंतर्गत करेगा? 17 के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है कि विशेष न्यायालय को प्राप्त संख्या की स्थापना राज्य सरकार द्वारा यथासंभव निपटाया जाएगा 2 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 4 माह के भीतर, 6 माह के भीतर। तो कितने माह के भीतर निपटाया जाएगा? 2 माह के भीतर। कितने? विशेष न्यायालय में प्राप्त संख्या की स्थापना राज्य सरकार द्वारा यथासंभव निपटाया जाएगा। कितने? 2 माह के भीतर। नेक्स्ट आ जाओ।
इस अधिनियम के अपराध का निवारण आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से कितनी अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। तो आरोप पत्र जब चार्जशीट डाली 2 माह के भीतर, 6 माह के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के भीतर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 माह के भीतर उसका क्या होना चाहिए, 2 माह के भीतर ट्रायल विचारण आरोप पत्र दाखिल, उसका ट्रायल 2 माह के अंतर्गत पूरा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के निर्णय के आदेश या निर्णय के जो आदेश देता है उसकी अपील कहाँ होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में, जिला न्यायालय के समक्ष, फिर कहाँ होगी, और क्या क्या दिया ऑप्शन, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील नहीं होगी, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील होगी। ठीक है, इसका तीसरा हाई कोर्ट में ही होगी, स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, इन सब की अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी। फिर क्या कहता है, विशेष न्यायालय के आदेश, दंडादेश या निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को होगी। ऐसे ये केवल तथ्य का प्रश्न है, केवल विधि का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। विशेष न्यायालय के आदेश की दंडादेश का क्या करता है, के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। केवल तथ्य का प्रश्न है, केवल विधि के प्रश्न है, तथ्य और विधि का दोनों प्रश्न है, सारवान विधि का प्रश्न, तथ्य और विधि का दोनों प्रश्न है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर क्या कहता है कि विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय जमानत मंजूर या नामंजूर करने की अपील होगी, उच्च न्यायालय में होगी, सेशन न्यायालय में होगी, विशेष न्यायालय में होगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ होगी, उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ो, बहुत टाइम हो जाएगा। फिर कहता है इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय के आदेश, दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रावधान किस धारा, अपील का प्रावधान किस धारा में है, धारा पूछा है और इसमें डेज दे रहा है। 19 डेज होगा, कितने दिन के अंदर होगा, 90 दिन के अंदर अपील होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, उच्च न्यायालय में कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा 90 दिन के पश्चात, 120 180, तो 180 दिन के पश्चात, 90 दिन के अंदर अपील कर दोगे, लेकिन विशेष कारण बता दोगे तो 180 दिन के अंदर भी अपील ग्रहण करेगा, उसके बाद नहीं करेगा न्यायालय। नेक्स्ट आ जाओ, उच्च न्यायालय अपील ग्रहण कर सकता है 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, अवसान के बाद अपीलार्थी पर्याप्त कारण दर्शित करेगा, तो 90 दिन ही मार के आ जाना। ठीक है, पर्याप्त कारण दर्शित करो तो 180 दिन हो जाएगा। फिर आ जाओ, अनन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार कर सकती है, ऐसा अधिवक्ता जो कम से कम 3 वर्ष, ऐसा अधिवक्ता जो 5 वर्ष। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ऐसा अधिवक्ता जो 7 वर्ष और ऐसा अधिवक्ता जो 10 वर्ष तक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। फिर अनन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा सकती है, अनन्य विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय, सत्र न्यायालय, विशेष एवं अनन्य विशेष न्यायालय। तो किसमें, अनन्य विशेष, जब अनन्य लोक अभियोजक है तो अनन्य विशेष न्यायालय में भी नियुक्ति होगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ, अनन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति, अनन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति 15(2) में, 16(2) में, 17(2) में, 18(2) में, तो किसमें, 15(2) में हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय एवं धारा अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिनियम 2015 द्वारा अंतः स्थापित किया गया, 4 का और 15 का, 4 का और 17 का, 4 का और 14 का, 4 का और 16 का, तो कौन सा, 4 का और 15 का अंतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा, तो धारा 14, धारा 15 और 1 और 2 दोनों, तो 14 का और 15 का दोनों 2015 में जोड़ी गई, ये रट लेना 2015 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धाराएं संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा स्थापित की गई हैं, तो उपयुक्त में से सभी, तीसरा, इसमें भी 14वां 15वां सब में किया गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, पीड़ित और साक्षी के अधिकार अधिनियम किस धारा में दिए गए, धारा 15, धारा 15 का, धारा 14 का, धारा 18, तो किस में दिए गए, 15 का में दिए गए। नेक्स्ट आ जाओ, अधिनियम के निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पीड़ित या साक्षी को प्रथम सूचना FIR दर्ज करा सकते हैं, 15(1) में, 15(5) में, 15(7) में, 15(9) में, तो अधिनियम के निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पीड़ित या साक्षी प्रथम सूचना FIR दर्ज कराएगा, तो किसके अंतर्गत, 15(9) के अंतर्गत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। फिर नेक्स्ट आ जाओ,
क्या कहता है? कहता है यदि कोई विशेष लोक अभियोजक विशेष न्यायालय से उसके समक्ष लंबित कार्रवाई का पीड़ित या साक्षी के लिए उत्पीड़न से पीड़ित या उसकी शिकायत विशेष न्यायालय में करने की शिकायत दर्ज की जांच पर अन्वेषण पृथक किया जाएगा तो शिकायत की तारीख के भीतर विचारण पूरा होगा। 2 मास, 3 मास, 4 मास, 6 मास, तो 2 मास के अंतर्गत विचारण पूरा होगा। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम के अधीन किसी अत्याचार के अपराध से पीड़ित आश्रित या साक्षी के संरक्षण का कर्तव्य 15 का के क्लास 1 के अंतर्गत क्या है? न्यायालय, राज्य द्वारा, उक्त 1, 2 दोनों द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राज्य द्वारा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। पीड़िता को अधिकार है उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने के लिए आवेदन करने का, सारवान साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को सम्मन करने का, दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों को सम्मन करने का, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। पीड़ित या आश्रित सुने जाने का अधिकार होगा, जमानत की कार्रवाई, सिद्ध दोष की कार्रवाई। नेक्स्ट आ जाओ। उन्मोचन की कार्रवाई, उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है? कहता है इस अधिनियम के अधीन किसी मामले का विचारण करने वाला विशेष न्यायालय या अनन्य न्यायालय पीड़िता या उसके आश्रित सूचनाकर्ता या साक्षियों को निम्नलिखित आदेश प्रदान करेगा। न्याय प्राप्त सुनिश्चित करने हेतु पूर्व संरक्षण, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान यात्रा करने या भरण पोषण व्यय करना, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास करना, पुनर्वस्थापना करना, उपयुक्त में से सभी, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अत्याचार से पीड़ित या उसके आश्रित सहायता ले सकते हैं गैर सरकारी संगठनों से, अधिवक्ता से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, उपयुक्त में से सभी से, तो उपयुक्त में से सभी से। फिर आ जाओ नेक्स्ट कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अत्याचार 3 में है, ठीक है। 14 का में अपीलें हैं, 15 का में पीड़ित साक्षियों का अधिकार है, 16 में विशेष न्यायालय, तो 16 में विशेष न्यायालय नहीं है, 14 में है। नेक्स्ट आ जाओ। अनुसूचित जाति SC/ST के लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा अत्याचार घोषित क्षेत्र में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का ना, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ लो, बहुत लंबा लेक्चर हो जा रहा समझाने में। नेक्स्ट क्या है? किसी SC/ST के सदस्यों को किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करने के लिए विवश करने के अपराध से किसी सामान्य जाति के व्यक्ति को अपयोजित किया जाता तो उसके द्वारा दिए गए अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय के स्वीकार करने के लिए विवश होगा, राज्य शासन की सहमति पर स्वीकार करना होगा, स्वीकार किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। ने क्या है? यदि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का आशय हो कि SC/ST अत्याचार निवारण 1989 के दंडनीय किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है तब वह निम्न अदालतों में किसको अपनी अग्रिम जमानत है तो आवेदन कर सकता? उच्च न्यायालय, सत्र न्यायालय, विशेष न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट आ जाओ। SC/ST की किस धारा में अग्रिम जमानत का, ये इंपॉर्टेंट है, अग्रिम जमानत का प्रावधान कहाँ दिया गया? 17, 18, 19, 20, तो कहाँ दिया गया? 18 में दिया गया अग्रिम जमानत। नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहता है? धारा 17 के अंतर्गत अत्याचार क्षेत्र घोषित शांति सदाचार बनाए रखने के लिए क्या किया जा सकता है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा सॉरी अध्याय 11 के तहत पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 106 से 110 के बीच प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 10 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उपयुक्त में से कोई कार्रवाई हो सकती, तो उपयुक्त में से कोई भी। 11 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है, CRPC के 106 से 110 के तहत भी, अध्याय 10 के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ।
इसमें क्या कहता है, SC/ST अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि 21 वर्ष से अधिक है, लागू होंगे यदि 18 वर्ष से अधिक है, तभी लागू होंगे जब 16 वर्ष से कम हो। उपयुक्त में से किसी भी स्थितियों में नहीं होंगे यदि उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट आ जाओ। इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि, रूढ़ या प्रथा या किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, किसी रूढ़ के होते हुए भी प्रभावी नहीं होंगे, किसी प्राचीन प्रथा के होते हुए प्रभावी नहीं होंगे। उपयुक्त में से सभी कथन असत्य हैं। तो इसमें क्या होगा, किसी अन्य विधि या रूढ़ या प्रथा या किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। किस धारा के तहत राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ किया जा सकता है? धारा 20, धारा 21, धारा 25, धारा 22। तो किसके तहत? धारा 21 के तहत किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ। केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के तहत प्राप्त होती है? धारा 23, धारा 24, धारा 26, धारा 29। तो किसके तहत? धारा 23 के तहत केंद्र सरकार नियम बना सकता है। ये रट लेना। लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, ठीक है। राज्य सरकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्न उपाय करेगी। विधिक सहायता करेगी, विचारण के दौरान पीड़ित एवं साक्षियों व्यक्तियों को भरण पोषण की व्यवस्था करेगी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को में के आर्थिक और सामाजिक पुनरुद्धार की व्यवस्था करेगा। उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। फिर आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इस अधिनियम में के तहत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई को किसको संरक्षण प्राप्त है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार से किसी प्राधिकारी या अन्य व्यक्तियों को। उपयुक्त में से सभी को संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अग्रिम अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कर्तव्य किसका है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 1 और 2 दोनों। तो किसका? राज्य सरकार का, कि इस अधिनियम को सही से लागू कराया जाए। फिर SC/ST एक्ट जो है के अधीन अपराध का विचारण किया जा सकता है ऐसे सामान्य दंडिक न्यायालय द्वारा जो दंड प्रक्रिया की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट है, किसी भी सत्र न्यायालय द्वारा, ऐसे सत्र न्यायालय द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा इस नियम हेतु विशेषता निर्दिष्ट किए गए, केंद्र सरकार द्वारा जो इस हेतु बनाए गए विशेष न्यायालय द्वारा है। तो किससे? ऐसे सत्र न्यायालय द्वारा जो राज्य सरकार द्वारा विशेषता नियुक्त किए गए। फिर उसके बाद आ जाओ, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण किस धारा में है? धारा 22, धारा 21, धारा 24, धारा 19। तो सद्भावना पूर्वक किसमें? धारा 22 है। फिर आ जाओ नेक्स्ट। धारा 23 के तहत बनाए गए नियम। अखबार में प्रकाशन आवश्यक है, राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक है, प्रकाशन की आवश्यकता नहीं। उपयुक्त में से सभी कथन। तो राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता है। नेक्स्ट आ जाओ। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराध, सेकंड लास्ट पेज है, फिर इसके बाद एक पेज और बचेगा, वो भी खत्म कर देता हूँ। अधिरोपित अभियुक्त निम्न में से किस प्रावधान के हेतु जमानत का आवेदन नहीं कर सकता? 437, 438, 439। तो किसका? 438 अग्रिम जमानत का आदेश नहीं करवा सकता है, ठीक है, जो SC/ST का अपराध करता है। फिर SC/ST धारा 23 के अंतर्गत राजपत्र में सूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, ठीक है, धारा 23 के तहत। SC/ST के अंतर्गत किए गए अपराध का अन्वेषण करने के लिए नियुक्त अन्वेषक अधिकारी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कितने 30 दिन 60 दिन राज्य सरकार द्वारा मांगने पर राज्य पुलिस महानिदेशक के मांगने 30 डेज के अंदर वो क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगा। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 30 दिन के अंदर। फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। SC/ST के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उपाधीक्षक हो, पुलिस अधीक्षक हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, थाने का भाषाधक अधिकारी के रैंक से कम का ना हो। तो पुलिस उपाधीक्षक, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। अन्वेषण अधिकारी किसे नियुक्त किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट। राज्य सरकार, पुलिस अधीक्षक, 1 2 या दोनों? तो दोनों को, ठीक है। या तो राज्य सरकार कर सकती है, पुलिस अधीक्षक भी नियुक्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण कितने समय में पूरा करेगा? 30 डेज, 60 डेज, 19 डेज। तो कितने? 30 डेज। ये अभी भी पढ़े हो, इसको छोड़ दो।
फिर आ जाओ नेक्स्ट, अन्वेषण अधिकारी रिपोर्ट किसे भेजता है, किसे भेजेगा, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजेगा। अन्वेषण अधिकारी किसे, पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट भेजेगा। जिस स्थान पर अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के साथ अत्याचार किया गया वह तुरंत स्थल का कौन निरीक्षण करेगा, वहां का निरीक्षण कौन करेगा, डीएम भी कर सकता है, एसडीएम भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी कर सकता है, उप पुलिस अधीक्षक के निम्न व्यक्ति के लिए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है, तो सभी कर सकते हैं। फिर आ जाओ, SC/ST के अंतर्गत किन न्यायालयों को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट किया गया, तो सत्र न्यायालय को, ये पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट आ जाओ, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्यों के प्रति अत्याचार के दोषी वयस्क व्यक्ति को परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता, नहीं छोड़ा जा सकता, तो नहीं छोड़ा जा सकता परिवीक्षा पे, ठीक है। जो SC/ST का अपराध किया है परिवीक्षा पे नहीं छोड़ा जाएगा, ये याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, अनुसूचित जाति और जनजाति के अधीन किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड 6 माह 10 वर्ष। फिर उसके बाद लास्ट पेज पे आ जाओ, मृत्युदंड और आजीवन, तो अधिकतम कितना दंड है SC/ST एक्ट में, मृत्युदंड का अधिकतम है, ठीक है, ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। अधिकतम दंड कितना है, मृत्युदंड। SC/ST के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है, विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करता है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर आ जाओ कि अनुसूचित जनजाति के उपयोग में लाए जाने वाले किसी जलाशय में पानी दूषित करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जा सकता है। जो SC/ST व्यक्ति जहां से पानी लाते हैं तो कितना दंड दिया जा सकता है, 6 माह तक का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास, 5 वर्ष तक का जुर्माना, और इन उपयुक्त तो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। नेक्स्ट आ जाओ, यदि किसी अनुसूचित जाति और जनजाति के अपराध के दंडित करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसे दंड दिया जाएगा 2 वर्ष तक का, 5 वर्ष तक का मिथ्या साक्ष्य देता है तो। नेक्स्ट आ जाओ, 10 वर्ष तक का कारावास, आजीवन कारावास और जुर्माना, मिथ्या साक्ष्य देता तो आजीवन कारावास और जुर्माना होगा, ठीक है। फिर आ जाओ, SC/ST एक्ट संशोधन 2018 द्वारा निम्न में से कौन सी धारा जोड़ी गई है। 2018 में 14 का, 15 का छोड़ दो, 18 का जोड़ी गई, ठीक है। ये तो 2015 द्वारा जोड़ी गई थी, ये 2018 द्वारा जोड़ी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उच्चतम न्यायालय में किस मामले में 18 का को निरस्त किया, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये केस इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सुभाष काशीनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये केस रट लेना, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस प्रकार आपका SC/ST एक्ट खत्म हो जाएगा। पूरे 113 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अनुसूचित जाति और जनजाति 2018 उच्चतम न्यायालय किस मामले में वैधता प्रदान करता, 2018 वाला जो है तो किसमें, पृथ्वीराज चौहान वाले मामले में ये करता, पृथ्वीराज चौहान का मामला था, ठीक है। सुभाष काशीनाथ में उसे अवैध घोषित कर देता है, ठीक है, उसे क्या कहता है, निरस्त कर देता है, और फिर उसके बाद उसके निर्णय को किसमें, पृथ्वीराज चौहान वाले में उलट दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने SC/ST एक्ट आपका पहले खत्म कर दिया था, अब उसका MCQ भी 113 क्वेश्चन मैंने समाप्त कर दिया। अगर मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।